स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स। तो ऑडिट ऑफ बैंक्स में हमारा पहला वाला पॉइंट हो गया लीगल फ्रेमवर्क वाला पॉइंट हो गया, फॉर्मल कंटेंट वाला पॉइंट हो गया, कंडक्टिंग एंड ऑडिट वाला पॉइंट हो गया। इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट बाकी है। यहाँ तक सारा हो गया पॉइंट नंबर 4 तक। इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर चालू करते हैं। अब इंटरनल कंट्रोल्स सबसे पहले वो लोग क्या बोल रहे हैं कि वहां पे क्या होना चाहिए, स्टाफ एंड द ऑफिसर ऑफ बैंक शुड बी शिफ्टेड फ्रीक्वेंटली विदाउट प्रायर नोटिस। इन शॉर्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं, वहां पे क्या होना चाहिए, जॉब रोटेशन। मतलब कभी तुम बैंक गए रहोगे तो वहां पे तुम देखोगे कि एक जो कैशियर है क्या पूरा टाइम वो कैशियर का काम करेगा क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी टाइम वो डीमैट अकाउंट संभाल रहा है, किसी दिन पासबुक अपडेट कर रहा है, तो वहां पे ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। एक ही बंदा अगर सालों साल तक एक ही चीज करता है, वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस क्या हो जाएंगे सर। फिर उसके बाद द वर्क ऑफ वन पर्सन शुड ऑलवेज बी चेक बाय, मतलब मेकर चेकर कंसेप्ट जो होता है। फॉर एग्जांपल समझो मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा हूँ या मैं म्यूचुअल फंड लीडर हूँ, मैं ट्रांजैक्शन ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अब मैं ही अकाउंटिंग करूंगा तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस है। इसलिए अगर मैंने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए तो कोई और वहां पे चेक करेगा। इसलिए फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस क्या होती है। फिर उसके बाद अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स शुड बी प्रूव्ड इंडिपेंडेंटली। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी सही है। बैंक के जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे फॉर्म्स जो सारे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो किसी रेलेवेंट पर्सन के कस्टडी में होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में समझाया था कि फॉर एग्जांपल लेट अस से बैंक का कोई फॉर एग्जांपल एलआर है, सॉरी एलसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, या फॉर एग्जांपल गारंटी है। अब वो सारे सारे जो हमारे स्टेशनरी है ऐसे ही पड़ी हुई है। कोई और फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने वो चोरी कर लिया, स्टैम्प भी चोरी कर लिया और जाली वहां पे सिग्नेचर मार के जाली स्टैम्प मार के दे दिया। याद करो मैंने तुमको एग्जांपल दिया था नीरव मोदी के फ्रॉड में। नीरव मोदी के फ्रॉड में वहां पे जो लेटर ऑफ कंफर्ट दिया था वो एक एम्प्लॉय था, उसने अनऑथराइज तरीके से दिया था, पर किसी एक्टिव बैंक वाले अथॉराइज पर्सन ने दिया था। तो एक इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए कि जो भी बैंक के फॉर्म्स है should be kept in the possession of officer. Another officer should verify the issuance of the stock of such station. फिर उसके बाद ईमेल्स के लिए एक वहां पे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होना चाहिए। अब ईमेल्स वाला बंदा क्या करता है, डेली बेसिस के ऊपर कितने ईमेल्स आता है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन में दूसरे भाई को एडवाइस भेजा, तो भाई पहले वहां पे क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैनुअली होती थी, फैक्स होता था, और अब सारी चीजें कौन से बेसिस के ऊपर होती है। अब हम एक ईमेल को इग्नोर कर सकते हैं, तो एक बंदे का सिर्फ एक ही काम क्या होता है, ईमेल चेक करना और ईमेल हर एक ईमेल के ऊपर हम लोग ने रिवर्ट बैक किया है कि नहीं, उसे एक्नॉलेज किया है कि नहीं, वो चेक करना। फिर बाद में सिग्नेचर्स को चेक करना चाहिए, स्पेसिमेंट जो भी सिग्नेचर होते हैं उसके साथ। तो चेक्स है, डिमांड ड्राफ्ट्स है, काफी बार पुराने जमाने में क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी सिग्नेचर को चेक किया जाता था। signature and the telegraphic code should have been kept when the responsible officer and access should be restricted. तो ये सिग्नेचर को सबको एक्सेस नहीं होना चाहिए, वरना वापस सेम हो सकता है कि हमें पता चलेगा कि इस बंदे की सिग्नेचर क्या है, तो वहां पे ये डॉक्यूमेंट को फॉर्ज किया जा सकता है। फिर इंश्योरेंस लो अगेंस्ट द सिग्निफिकेंट रिस्क। फाइनेंशियल powers of a different officers of different grades should be clearly defined। तो अलग अलग जो ऑफिसर्स है सबके क्या क्या अलग अलग पावर्स है, एंड वहां पे क्या होना चाहिए, सस्पेंड इंस्पेक्शन मगर इंटरव्यू ऑडिट। तो ये किसके लिए था, जन। अब दूसरा मुझे दिया जा रहा है वो किसके लिए, कैश। तो अब यार तुम्हें क्या करना चाहिए, यू शुड मेक अ फ्यू पॉइंट्स, ठीक है, जो कॉमन होना चाहिए या इंटरनल कंट्रोल्स। क्या ये क्या है, मैंने तुम्हें आंसर घर से रीड करने को हमें बोला था वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में भी वहां पे कैश है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू पेज 245 वहां पे भी क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ कैश। तो तुम क्या कर सकते हो, जो इंटरनल कंट्रोल है और वेरिफिकेशन है उसके साथ से अकाउंट कॉमन निकाल सकते हो कि इंटरनल कंट्रोल आया तो लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाएगा कि भाई सीधा इंटरनल कंट्रोल फॉर दिस। अगर वेरिफिकेशन आया तो बोलेंगे वी विल वेरीफाई दिस, वी विल वेरीफाई दिस। तो यू कैन ट्राई टू मेक 7 to 8 पॉइंट्स का सैंपल बहुत बड़ा है।
होगा तो तुमको यहाँ पे कुछ ना कुछ चीट करके कुछ ना कुछ वहाँ पे कोड बना के करना पड़ेगा। सो यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके यू कैन फ्रेम वन आंसर। लेट अस गो थ्रू द इंटरनल कंट्रोल्स, फिर उसके बाद अपन वेरिफिकेशन करते हैं। कैश should be kept in joint custody of two responsible officer, मतलब एक सिंगल बंदा कैश को वहां पर मैनेज करेगा। कैश should be test checked daily and counted in full occasionally by the responsible officer other than those handling the cash। तो जो कैश हैंडल कर रहा है उसको छोड़ के किसी और बंदे को कैश को क्या करना चाहिए, काउंट करना चाहिए। Cashier should have no access to the customer ledger account in the day। अरे वरना क्या होगा, कस्टमर लेजर अकाउंट का भी फॉर एग्जांपल तुमने कैश डिपॉजिट किया, मैं कैशियर, अब मेरे पास कस्टमर लेजर अकाउंट भी है, तो तुमने जो कैश डिपॉजिट किया मैं तुम्हारे लेजर से भी क्या कर रहा हूँ, एंट्री फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे फ्रॉड करना आसान हो जाएगा। The counter file of the cash receipt should be signed off by an officer in the cash department। मतलब जब तुम कैश अगर समझो बैंक को मिलता है, वो लोग तुम्हें एक रिसीट साइन करके देते हैं, काउंटर फॉर्म साइन करके देते हैं, तो एक ऑफिसर वहां पे जो भी ऑथराइज होगा वही वो करेगा। पेमेंट शुड बी मेड ओनली आफ्टर द वाउचर्स, दैट इज चेक्स, डिमांड हैव बीन पास फॉर पेमेंट बाय एन फ्रेश ऑफिसर एंड हैव बीन एंटर्ड इनटू द कस्टमर्स। इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट receipts and payments of payment scrolls and their total should be compared with the cash column of the daybook of the independent person। High value cash receipts and payments should be verified by a higher officer। तो जहाँ पे बड़े वैल्यूज हो गए कैश के, वहाँ पे एक हायर ऑफिसर से क्या करेगा, check। ये इंटरनल कंट्रोल्स पे। अब आ जाओ नीचे पेज 245 पे। अब जो कैश है मेरे को वहां पे चेक करना है, कैश, कैश बैलेंस, मनी एट कॉल और मनी एट शॉर्ट नोटिस। ये अपन ने डिस्कस किया था, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस क्या होगा। एक बैंक के पास अगर समझो एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, बहुत सारे कस्टमर ने मेरे पास एफडी कराई, शॉर्ट टर्म के लिए मेरे पास पैसा है, तो मैं दूसरे बैंक को क्या कर सकता हूँ, पेमेंट कर सकता हूँ शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैश जो है चार हिस्सों में डिवाइड है। पहला क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा बैलेंस है, एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो मैं कैश को जब भी वेरीफाई करूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या एग्जिस्टेंस है, मतलब क्या कैश एक्चुअली में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और कंप्लीटनेस है कि नहीं, सारा का सारा कैश बराबर से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। मैं परफॉर्म करूंगा टेस्टिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। तो अब कैश को चार हिस्सों में बांटा, पहले अपन कैश की बात करें। हम क्या कैरी आउट करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग जो भी कैश एटीएम मशीन में या कहीं पर पड़ा है उसको भी हम काउंट करेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, मैच, सिंपलेस्ट तरीका। फिर बैलेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, to verify the balances in each account with reference to the balance bank confirmation certificates। तो हम आरबीआई के पास से क्या मंगाया रहेगा अपन, सर्टिफिकेट, उसके साथ में रिकंसाइल करेंगे। रिव्यू द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पेइंग स्पेशल अटेंशन टू कैश ट्रांजैक्शन रिमेनिंग, कोई अनरिस्पॉन्डेड ट्रांजैक्शन, कोई रेवेन्यू आइटम है जिसको हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, credit या debit entries originating in the statement provided by RBI remaining unresponded for more than 15 days। तो जो भी आइटम अनरिस्पॉन्डेड है उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर कंसिडरेशन प्रोसीजर लगाऊंगा और ज्यादा अटेंशन दूंगा। बैलेंस विद अदर बैंक्स अदर देन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हमारा बैलेंस हमारे बैंक मतलब आरबीआई के बदले किसी और बैंक के पास है। Examine no debit for charges and credit for interest is outstanding and all items which ought to have been taken to the revenue for the year so far। मतलब अगर समझो मैंने पैसा किसी और के बैंक में रखा है, उसने मेरे को इंटरेस्ट दिया रहेगा, तो वो सारे इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर दिया है, वो कोई भी एंट्री अब तक आउटस्टैंडिंग। Examine that no check sent or received in the clearly is outstanding, तो clearly में कोई भी check outstanding नहीं। Examine that all bills and outstanding checks sent for and outstanding in the close of the day have been credited subsequently। Examine that the large transaction in the interbank accounts have to ensure that वहाँ पे वो genuine transaction है, window dressing के लिए नहीं। The balances with bank outside India should also be verified। तो ये क्या था अपने को, balances with other bank, तो ये दोनों हो सकता है ना, it can be banished।
फिर बाद में मम्मी एक कॉल शॉप में से, तो वहां पे देखो सबसे पहले तो ऑथराइजेशन का रूल है। वहां पे काफी बार हम लोग ने खुल के क्या बनाए रहेंगे गाइडलाइंस, देखो गाइडलाइंस के हिसाब से ही पैसा कलेक्ट किया गया। कॉल लोन शुड बी वेरीफाइड विद द सर्टिफिकेट ऑफ borrowers and call loans received by the, तो जो भी कॉल लोन से सामने वाले जो भी borrowers है उसके सर्टिफिकेट्स के साथ कंपेयर करेंगे। फिर देखो कि वो टैली कर रहा है विद द जनरल लेजर। एग्जामिन करो कि जो भी सब्सिक्वेंट रीपेमेंट है रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक्स, कॉल लोन्स मेड बाय द बैंक कैन नॉट बी नेटेड ऑफ अगेंस्ट द कॉल लोन्स रिसीव। मतलब हाँ भाई, अगर हम लोग ने सामने वाले को कॉल लोन दिया है, यू विल हैव टू रीपे। हम यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते कि भाई हम सामने वाले को कॉल लोन दिया है, मैंने वापस उससे कॉल लोन लिया तो दोनों को सेट ऑफ कर लिया। मैंने उसको कॉल लोन दिया है, यू विल हैव टू रीपे। मैंने उससे कॉल लोन लिया है, मैं वापस उसको क्या करूंगा, रीपे। हम उस दोनों को सेट ऑफ कर सकते नहीं है। ये जो भी कॉल लोन रिसीव या कॉल लोन पेड है उसके ऊपर इंटरेस्ट को बराबर से क्या कर दिया। सो ये हमारा क्या हो गया, कैश। तो ऊपर अपन ने इंटरनल कंट्रोल में एक कौन सा वाला पॉइंट पढ़ा, जनरल। फिर अपन ने कौन सा पढ़ा, कैश। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके लिए रहा था हियरिंग। तो अंडर द चेक ट्रंकेशन सिस्टम, an electronic image of the check is transmitted by the paying branch through the clearing house along with the information like data, MICR band, date of presentation, presenting। अब एक MICR band चेक देखोगे ना, तो उसके ऊपर एक MICR band डाल दिया गया ऑथेंटिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो नोट्स होते हैं काउंटर फीट नोट्स बनाए जा सकते हैं। चेक को काउंटर फीट बनाना कितना मुश्किल रहेगा, तो जाली चेक क्या करेगा, एग्जिस्टिंग किसी का चेक होगा, मतलब आज उसका वो स्कैन करेगा, पीडीएफ में जाके एडिट करेगा, और एक जाली चेक बना के क्या कर देगा, किसी को दे देगा। अगर तुमने एक मूवी था 2003 में लियोनार्डो का कैच मी इफ यू कैन, अगर कभी टाइम मिलेगा तो देखना, इट वाज एक्चुअली अ रियल लाइफ स्टोरी, जिसमें वहां पे वो क्या करता था उस टाइम पे। इट वाज स्टोरी ऑफ अराउंड 1980s और समथिंग, 80s और 90s एकदम पीपल है, जहाँ पे वो क्या करता था, झूठे चेक बनाता था। और वो चेक ऐसे बनाता था कि सामने वाले को बताना चले कि झूठे चेक है। और वो क्या करता था, हमको इसको एनकैश करना था। तो काफी बार क्या होता था, काफी सारी एयरलाइंस की कंपनी जो होती थी वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करती थी, जो चेक पे करती थी सैलरी के साथ साथ, काफी बार क्या होता था सेल्फ का चेक इशू करती थी कि तुम ये काउंटर पे जाके तुम्हें पैसा चाहिए तो तुरंत सीधा क्या करवा सकते हो, एनकैश। ये क्यों होता था, क्लियरिंग में टाइम लगता है। तो अगर पायलट होता है, वो लोग एक सिटी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर उनको पैसे की अर्जेंसी होती है, तो वो लोग क्या करते थे, सेल्फ का चेक देते। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल सेल्फ का चेक दिया, तो फिर सीधा जाके वहां पे से पैसा क्या कर सकता है, खाते में से देता है। तो वो छोटे मोटे ऐसे सेल्फ पे क्या बनाता था, चेक्स बनाता था और विड्रॉ करता था, मिलियंस ऑफ डॉलर का विड्रॉ किया था। पहले पहले उसको पकड़ा, इवेंचुअली उसको जेल में डाला, और फिर उसी के पास से उन्होंने सर्विसेज दी कि भाई हम अपने बैंकिंग सिस्टम कैसे सुधार सकते हैं और कैसे हम ये सारी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो द पर्सन हु मेड दिस एमएनसी। तो उसने वहां पे फेड को एक बता कि भाई ऐसा करो, तो इस बहाने तुम्हारे चेक आइडेंटिफाई हो पाएंगे। एंड फिर फाइनली वो सारी चीजें प्रोसेस लोग इम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद branch is either is required to either call the customer and email him for any check received for an amount of 5 lakhs, तो अगर 5 लाख से बड़ा का अमाउंट है तो वहाँ पे या तो वो लोग कॉल करेंगे या तो ईमेल करेंगे। सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर ऑफ द चेक शुड बी वेरीफाइड बाय द स्टाफ। अनपेड चेक्स है, ठीक है, अनपेड चेक मतलब जो चेक क्लियर नहीं हुआ या चेक बाउंस हो गया या कैंसिल हो गया, तो वो या तो हमें ब्रांच पे आके बुलाएंगे या तो वो लोग हम लोग को क्या कर देंगे, भेज देंगे। आजकल जो भी बैंक होता है तो लोग क्या करते हैं, हमको पुश वो चेक क्या कर देते। समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे को चेक आया था कॉन्टेक्ट से, तो चेक क्लियर नहीं हुआ वॉट एवर, तो अब वही चेक मैं क्या करूंगा, मेरे को बैंक क्या करेगा, पोस्ट पे भेज देगा, भाई ये चेक कलेक्ट कर पाए। फिर उसके बाद आता है बिल्स फॉर कलेक्शन। सबको याद है बिल्स फॉर कलेक्शन क्या था, ठीक है। तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स accompanying the bill should be sealed and entered into the register. The accounts of the customer or principals should be credited only after the bills have been credited। मतलब जो एक्चुअल पार्टी उसने बिल ऑनर किया ना, फिर ही मैं क्या करूंगा, उसको मेरे बुक्स में क्रेडिट करूंगा, तब तक मैं करने वाला नहीं। It should be ensured the bill sent by one branch for collection to another and not been taken into the bills collection twice।
इन द अमेरिकेटेड बैलेंस शीट, मतलब इन शॉर्ट क्या कहना चाहते हैं, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन को तुम क्या करो, एलिमिनेट करो, क्योंकि अगर एक ही ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को बाइक का फॉर कलेक्शन भेजना हो और तुम दो बार बता रहे हो, बिल तो एक ही कलेक्ट हुआ। फिर बिल्स परचेज के लिए an officer should verify all the documents of the title are properly signed to the bank। तो अगर हम लोग बिल सामने वाले का डिस्काउंट कर रहे हैं तो हमारा टाइटल हमारे नाम पे आ गया, हम एक सफिशिएंट मार्जिन रखेंगे डिस्काउंटिंग करते हैं। If the bank is unable to collect bill on the due date, immediate steps are to be taken for the recovery। अगर हम लोग ने बिल को डिस्काउंट किया है नियर द क्लोज ऑफ द ईयर, तो उसका जो डिस्काउंट इनकम है उसको मेरे को 2 साल में अपोर्शन करना है। समझो बिल का 1 लाख का हमने डिस्काउंट किया 91,000, तो हमारा इनकम कितना होगा। समझो ये बिल था फेब्रुवरी का 3 मंथ्स का, फेब्रुवरी मार्च अप्रैल, फिर उसके बाद जो 3 डेज का तुम ग्रेस करा, तो ये जो 9,000 रुपीज है मैंने कितने महीने में कमा, फेब्रुवरी मार्च अप्रैल, और फरवरी और मार्च ये फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, तो मैं 6,000 रुपए का डिस्काउंट इनकम के साथ रिकॉग्नाइज करता है, बाकी का 3,000 में का रिकॉग्नाइज करना नेक्स्ट ईयर। तो अगर 2 पीरियड इन्वॉल्व है, पूरा 9,000 रुपीज जब आप मई के महीने में उसमें पे किया तब रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, मैं इसको स्प्लिट करूंगा 2 पीरियड के अंदर मैचिंग कर से जो कर दे। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट एक बार वाला पॉइंट। लोन्स के लिए क्या इंटरनल कंट्रोल चाहिए, लेकिन लोन कर देंगे तो सामने वाले की क्या फुलफिल हो जाएगी क्रेडिट वर्दिनेस। देखो हर एक लोन के लिए हम लोग ने क्या लिया हुआ फिनेंस, वहाँ पे सफिशिएंट क्या होनी चाहिए, मार्जिन होनी चाहिए। जैसे कि 2008 में सेशन क्यों आया था, ये एक बड़ा फैक्टर था। लेक्चर मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें समझाया कि घर कितने का था, 1 करोड़, समझो वहाँ पे 80 लाख की लोन दी, अब घर की वैल्यू कम हो गई, कितना हो गया 60 लाख। अब लोगों ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट मारना शुरू किया, फिर उसे डिफॉल्ट करना शुरू किया, क्योंकि अब मेरे पास 90 80 लाख है, घर की वैल्यू कितनी हो गई 60 लाख। अगर मैं डिफॉल्ट भी मारूंगा बैंक मेरा घर जब्त करेगा, मैं उनके पैसों से नया घर ले लूंगा, फिर भी मेरे पास कितना हो जाएगा फिर। पर इंडिया में ये सब प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि इंडिया में क्या होगा, एग्रीमेंट बैकआउट। नेक्स्ट, sufficient margin should be held, ठीक है, तो margins अपने पढ़ा, all securities should be received and returned to the responsible officer। they should be kept in the joint custody of 2 officer। तो जो भी सिक्योरिटीज है joint custody में रखो। all the securities जिसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, देखो रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। अब अगर से फॉर एग्जाम्पल एक इमोवेबल प्रॉपर्टी है जिसको मैंने मॉर्गेज किया, अब मैंने मेरा घर गिरवी रखा और सामने वाले के पास से लोन ली, समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने तेजी से लोन ली, मैंने उसको से मैंने घर के पेपर्स दे दिए, इसे हम कहते हैं इक्विटी लोन। क्या कहते हैं, पैसा दिया और सामने वाले को सिर्फ मेरे टाइटल डीड्स दी। पर तेजस बोल रहा है कि सर आपने जाली पेपर्स बना के आपका घर बेच दिया, या आपने फॉर एग्जाम्पल मेरे को जाली पेपर्स दिए और आपने ये घर बेच दिया, मैं कैसे प्रूव करूंगा कि आपने ये घर मेरे पास गिरवी रखा है। आप तो ऐसा बोलोगे कि नहीं घर गिरवी नहीं रखा था, अभी लाइक वो एवरीवन कि आपने घर गिरवी रखा था, तो आपने तो ओरिजिनल टाइटल डीड दो, प्लस हमें क्या बना देते हैं, मॉर्गेज डीड बना देते हैं। मतलब हम इस सिक्योरिटी को मेरे नाम पे क्या कर देते हैं, रजिस्टर के आई हैव अ राइट टू दिस पर्टिकुलर एसेट अगर मुझे सिक्योरिटी। तो हमें देखना है जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है रजिस्ट्रेशन दिया के लिए। फिर हमें देखना है कि सारे अकाउंट्स को ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट से कम रखा है।
व्हाट यू मीन बाय ड्रॉइंग पावर सैंक्शन? समझो तुम ओवरड्राफ्ट ले रहे हो, तो हमें बोला गया है कि ओवरड्राफ्ट के लिए जो भी तेरा स्टॉक और डेटर्स होता है उसका 50% देखो अलाउ किया है। समझो मैंने स्टॉक और डेटर्स रखे 4 करोड़, इसका ड्रॉइंग पावर कितना होगा? 2 करोड़। सैंक्शन में क्या होता है, एक बॉरोवर को टोटल कितना लोन दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, सारी चीजें मिला के टोटल कितना पैसा दिया जाएगा उससे हम क्या कहते हैं? सैंक्शन। तो समझो एक बोरोवर की ओवरड्राफ्ट कितनी? 2 करोड़। उसको हमने टर्म लोन कितना दिया? 2 करोड़। हम उसका फॉर एग्जाम्पल बिल्स कितना परचेस कर रहे हैं? 1 करोड़। तो टोटल हमने डिसाइड किया उसकी सैंक्शन लिमिट कितनी है, तो एक बोरोवर को उससे ज्यादा हम देंगे। फिर उसके बाद ऑल द अकाउंट्स विद एक्सीड द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर मैनेजमेंट और हेड ऑफिस को बताया होगा, और जो भी ऑपरेशन है उसको हम साल भर में एक बार, मतलब व्हाट वी मीन बाय ऑपरेशन, जिसको भी लोन दिया है वो रेगुलरली रीपे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग रीपेमेंट्स को इसमें। फिर उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट है, तो अगर मेरे को देखना है कि भाई सिग्नेचर ऑन द डिमांड ड्राफ्ट should be checked. The DD sold and issued by a branch should be immediately confirmed by an advice. What do you mean? समझो मैं दिल्ली ब्रांच, मुंबई के ब्रांच ने डीडी इशू किया, फॉर एग्जाम्पल तुमने डीडी इशू किया था आईसीआई का, अब वो इनकैश किधर होगा? दिल्ली। अब मैं दिल्ली ब्रांच, मैंने वहां पे डीडी के बेसिस के ऊपर पैसा दिया होगा, तो मैं ये मुंबई ब्रांच वाले को एडवाइस दे दूंगा कि देख भाई तेरा यहाँ पे मुंबई में बना था, मैंने यहाँ से पैसा दिया है, तो अब मैं तेरे पास से क्या करूंगा? पैसा कलेक्ट करूंगा। तो एक बार हमने डीडी सोल्व किया, इश्यू किया, एडवाइस से इश्यू करूंगा। If the paying branch does not receive proper confirmation of DD from the issuing branch and does not receive credit in the account from the branch, it should take immediate steps to accept it. तो मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल दिल्ली ब्रांच ने दिल्ली वहां पे क्या कर दिया? पैसा दे दिया, मुंबई ब्रांच ने कोई कंफर्मेशन नहीं किया, और ऑल्सो उन लोग के पास से पैसा भी आना चाहिए, बस वहां पे ईडी बना कहाँ पर था? मुंबई। पैसा मतलब दिल्ली में दिया, और हम दिल्ली ब्रांच मुंबई ब्रांच से क्या करेगा? पैसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो मेरे को स्टेटमेंट क्या लेनी चाहिए? इंटर ब्रांच अकाउंट से, तो अकाउंट शुड बी adjusted only on the basis of advice received from other branches. Wrong action should be taken preferably by the, if any entities are not restricted. फिर उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, स्टार मार्क करो। तो ये सारे उसमें इसके ऊपर सवाल पूछा होगा कि क्रेडिट कार्ड के लिए हमारे पास तो देयर शुड बी इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है? इसकी क्रेडिट वर्थिनेस नहीं उसको मिलेगा, उसके स्टोरेज के ऊपर इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। पता चला वहां पे बैंक में ऐसे वहां पे कार्ड पड़े हुए थे, किसी ने वहां पे अनऑथराइज्ड यूज कर दिए। There should be a system where the merchant confirms the status of unutilized limit before accepting the settlement. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा क्रेडिट लिमिट 1 लाख है, तुमने 1.5 लाख का कार्ड स्वाइप किया, तो तुम्हें बताओ कि एक्सेप्ट होगा? मर्चेंट क्या करता है वहां पे बैंक के साथ कंफर्म करता है, तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, और कंफर्म करता है कि भाई अमाउंट बराबर है कि अमाउंट बराबर नहीं है। आज से 10 साल पहले देखोगे तो ऐसा नहीं होता, पहले वहां पे जब स्वाइप करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, इसके 10 मिनट बाद ये लोग यहाँ से बेचते थे, वहाँ वाले क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले जो होते थे वो लोग सब लोग वेरीफाई करते थे, तो काफी बार तुमको है ना वहाँ पे रुकाया जाता है, या काफी बार तुम्हारे पैसे ना क्रेडिट कार्ड से जब स्वाइप करते थे ना वहाँ पे सिग्नेचर लिया जाता था, एक्सपेंसिव चीजें किया जाता था। अब वो सारी चीजें नहीं है, ये तो स्वाइप किया, अगर क्रेडिट लिमिट एक्सीड हुआ है तो तुरंत अभी आ जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं। There should be a system of prompt reporting by the merchant banker of all such settlements accepted by them through the credit card. तो क्रेडिट कार्ड से जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो सामने वाले के पास से एक्सेप्टेंस आना चाहिए, जो रिसीट लेकर क्या आती है, कैश पे तुम्हें मैसेज आ जाता है कि भाई इनका स्वाइप हुआ, तो दैट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस। Reimbursement to the merchant should be made only after verification of the validity of the merchant's acceptance of the all reimbursement, gross of commission should be immediately charged to the customers. अकाउंट को जो भी पैसा आएगा वो कस्टमर के अकाउंट को चार्ज कर देंगे। There should be a system to ensure that statements are sent regularly and promptly to the customer. अगर रेगुलरली हम कस्टमर को स्टेटमेंट नहीं सेंड करेंगे, वो पे नहीं करेगा तो उनको एक्सेस क्या हो जाएगा? एनपीएफ तो मतलब हमारे ऊपर क्लेम करेगा कि भाई हमको स्टेटमेंट मिला है। तो एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर हमें क्या करेंगे, रेगुलरली भेजेंगे फिक्स डेट के ऊपर।
So there should be a system to monitor and follow up the customers' payment receivable. Payments overdue beyond a reasonable period should be identified and attended carefully. For defaulting customers, credit cards should be stopped. तो जो भाई वहाँ पे डिफॉल्ट कर रहा है उसका कार्ड क्या कर देना चाहिए स्टॉप. There should be a system of periodic review of the credit card holders and the amounts of the provisioning. तो वहाँ पे periodically review करो तो amounts पे कर रहा है क्या करने लग रहा है यहाँ है तो शायद हमें provision करके इसको क्या कर देना पड़ेगा. ये हमारे क्या होगा इंटरनल कंट्रोल्स के बाद अपना कंप्लाइंस में एसएलआर सीआरआर और पूरा हमारे हो चुका है. वेरिफिकेशन में अपने कौन सा वाला कर दिया कैश. अब हमारा क्या क्या बाकी है इन्वेस्टमेंट बाकी है एडवांस से जो उसका फिक्स्ड एसेट्स है बाकी है. फिर कौन सा बाकी है अदर फिक्स्ड एसेट्स विद अदर्स. फिर उसके बाद नीचे वाला हो गया कैपिटल वाला पूरा हो गया सब कुछ हो गया कंकरेंट और एक भी हो गया. तो हमारे तीन ही जितने पॉइंट बाकी है तो अगर उसको करते हैं अगले लेक्चर में अगला लेक्चर बियॉन्ड बेस. बस अभी जो तुम्हारा टॉपिक है थोड़े टेक्निकल और ये सारे का सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है. थोड़े टॉपिक्स में सवाल आता है थोड़े टॉपिक्स में सवाल नहीं आता है तो हम इसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे. ठीक है जैसे अपन स्टैंडर्ड्स और सबके ऊपर करते हैं पर लेकिन अब जितने हमारे टॉपिक्स बाकी है सारे के सारे टेक्निकल टॉपिक्स बाकी है. फॉर एग्जाम्पल तो जैसे हमारा रिव्यू बाकी है हमारा एसपीटी बाकी है हमारा डिजिटल ऑडिटिंग बाकी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ बाकी है. ये सबके ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में तो भी थोड़ी चीजें हैं ऊपर लेकिन फ्यूचर में पता चलेगा. पर डिजिटल ऑडिटिंग में बहुत सारे पॉइंट्स है जिससे हम एआई ऑडिट कैसे यूज करते हैं रोबोटिक्स कैसे यूज करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं. तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो तुम खुद पढ़ते बैठोगे कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है हो सकता है काफी सारे लोग को ये सारी चीजों का नॉलेज हो बट लेकिन थोड़ा लेक्चर अटेंड करोगे तो तुम्हें समझेगा कि ऑडिट के कॉम्पोजिशन से ये सारे टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करना है. तो अगले लेक्चर में अपन कौन सा टॉपिक करेंगे डिपेंड करता है. अगर अपना 6 घंटे का लेक्चर आ रहा है देन आई माइट टेक रिव्यू लेकिन लेके कौन सा लेके आऊँ वॉल्यूम 2. ठीक है तो वॉल्यूम 2 वाली चीजें को अपन करते हैं. हाँ हम लोग तेरे जो डाउट्स थे लास्ट लेक्चर वाले वो पूछ